आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ़ की थी। मैं अपनी शादी की ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हज़ारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैं भी एक रोमांटिक और खूबसूरत और शादीशुदा ज़िंदगी का सपना देखा था। लेकिन मेरा यह सपना उस वक्त तो टूट गया जब मेरी शादी मेरे जीजा के साथ तय हो गई। ऐसा नहीं था कि वह उम्र में मुझसे बड़े थे। वह एक पढ़ा लिखा और सुंदर आदमी था, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा जीजा जी के रूप में स्वीकार किया था। मेरी दीदी सुमन की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरी माँ मुझसे बिना पूछे ही तैयार हो गई। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। विवेक एक अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा आदमी है, एक अच्छा लड़का है और उसकी सबसे मुख्य बात उसका लालची नहीं होना और अच्छी कमाई करना है। क्या तुम उसको इसीलिए शादी करने से इनकार कर दोगी क्योंकि उसकी शादी को आपकी बहन से हुए 2 साल हो गए हैं। कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज विवेक की माँ को फ़ोन करके मना कर दूँगी। तुम रात को अपने फैसले की सूचना मुझे दे देना। मम्मी इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया तो उस पर निशा कॉलिंग लिखा था। मैं दिल में खुश हुई कि चलो मैं अपनी परेशानी अपने दोस्त को बता दूंगी और उसे कुछ अच्छी सीख मांग लूँगी। लेकिन कॉल करने के बाद मैं होश खो बैठी। जब निशा ने अपने बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसके पति ने उसके घर से निकाल दिया है और उसके कीमती गहने भी ले लिए हैं। अब उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत चिंतित थे और वे कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई। उल्टा मैं निशा को ही सांत्वना देने लगी, जिसके अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और जब इतने कम समय में इतना भयानक परिणाम देखा है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी है और बड़ों के फैसले के आगे सर झुकाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वे अपने अनुभवों के प्रकाश में सबसे अच्छे निर्णय लेते हैं। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला 100% सही था और फिर तभी मैं अपनी माँ के पास आई और उन्हें बताया, माँ, मैं विवेक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो इस वक्त तो रसोई में खाना बना रही थी। मेरे मुँह से यह शब्द सुनकर वह हैरान भी हुई और कुछ भी साथ उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं दी। मैं उनको खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैं शादी के बाद सुमन दीदी को हमेशा खुश और अच्छे कपड़े पहने देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पर अपनी बहन की तस्वीर देखी तो मैं उनके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत याद आती हो। आप इस दुनिया से बहुत जल्दी दूर हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मेरे पालने में उड़ेलने आई थी। इतना कहकर मैं उनकी तस्वीर को प्यार से देखती हुई सजे हुए बेड पर आकर बैठ गई।
अब मैं विवेक का इंतज़ार कर रही थी। मैं आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए शर्माई जा रही थी। उसी समय मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने साड़ी नीचे करके देखा कि विवेक अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। विवेक बिस्तर के करीब चले आए और चुपचाप जैसे वह घुसे थे वैसे ही वापस भी चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं आश्चर्य से अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकाला और यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने मेरी दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं यह समझूं कि विवेक 1 साल बाद भी अपनी पत्नी के मौत के दर्द को भुला नहीं पाए हैं? उन्हें उस वक्त मेरे पास होना चाहिए था। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे चली गई। मैं सांत्वना से कुछ शब्द कहकर उनका दिल बनाना चाहती थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बात कर सकें। मैं कमरे से बाहर आ गई और इस कमरे में गई जिसमें विवेक गए थे, लेकिन वह बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपनी भारी भरकम कपड़ों से परेशान होने लगी थी। सुबह से शाम तक आराम न मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अपने भारी कपड़े लेकर कमरे में लौट आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो विवेक बिस्तर के किनारे बैठे थे और मेरी सास उनसे नाश्ते के लिए कह रही थी। मुझे उठता देखकर विवेक बोले, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। विवेक ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछले रात के खराब मूड को भूलकर मुस्कुरा दी। इस समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फ़ोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। मेरे भी होठों पर मुस्कान आ गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था, तो मैं फ्रेश होने चली गई। विवेक और मैं अपने कमरे में बेहद खुश माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद विवेक के कुछ दोस्त मिलने आए, तो उनके साथ चला गया, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज मैं बहुत खुश थी। विवेक का रवैया देखकर उम्मीद थी कि जल्द ही हम दोनों करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन जब रात हुई और मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि कल रात की तरह विवेक कमरे में आए और दीदी की फ़ोटो ली और दूसरे कमरे में चले गए। मैं बैठकर उन्हें उत्सुकता से देखने लगी। मुझे उन पर तरस भी आया, साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था जो उन्हें बुला ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे से निकली और विवेक के पास दूसरे कमरे में जाने लगी, उसने पहले से ही कमरा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी हो गई और मुझे अंदर से विवेक की कुछ कहने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही, पर कोई भी शब्द समझ नहीं आया। तब मेरी सास मुझे आती दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें क्या बताती कि 2 दिन की दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है और वह उसे बचकर भाग रहा है। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं आज फिर अपने कमरे में वापस आ गई और दीदी और विवेक के जीवन के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गई। हम 2 बहनें थीं। सुमन दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्यार से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए खूब रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता पिता इस मामले में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने फैसला दीदी को सौंप दिया। मेरी माँ की सहेली के बेटे विवेक का रिश्ता आया। माँ बहुत खुश थी और उनकी खुशी देखकर मेरी दीदी भी मान गई और पापा ने भी विवेक को बहुत पसंद किया था और विवेक खुद और
सुमन दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था। मैंने उनकी शादी को खूब इंजॉय किया। इकलौती संतान होने के कारण मेरा विशेष महत्व था। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती थी। खासकर जब मैं उसके घर रहने जाती तो वह रात में कई घंटे बाहर टहलती रहती थी। जब भी मैं उससे कारण जानना चाहा तो वह हंसी और मुझे टालते हुए कहती, बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैं बाहर आ गई थी। यह बात एक बार मैंने अपनी माँ से भी कही तो वह भी हंसी और बात को टाल दिया और बोली, पगली, हम लोगों से मिलने आई थी तो वह बहुत ही सजी सवरी और खुश होती थी, इसलिए मैंने भी इससे अभी हमको अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन एक बार रात को जब विवेक दीदी को हमारे घर रात बिताने के लिए छोड़ने आए तो मुझे उनका तौर तरीका अजीब लगा था, मानो वह नशे में हो या फिर नींद के प्रभाव में हो या फिर शायद जल्दी में थे और इसीलिए दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद वो हवा में उड़ते हुए चले गए थे। मैं दीदी से इस बारे में कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैं उनसे पूछने उनके कमरे में आई तो वह आंखें बंद किए आराम कर रही थी। मैंने उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह मैंने यह बात दीदी को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई है, इसीलिए भी अंदर नहीं आए होंगे। फिर 2 दिन बाद विवेक बहुत ही उत्सुकता से दीदी को लेने आए और उनसे माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद वह हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी थी। सास ने कहा था कि सुमन को अचानक सीने में दर्द हुआ, जो शायद दिल का दौरा था, जिसके कारण वह बच नहीं पाई। इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन कोई समय जो हर गम पर मरहम लगा देता है। कुछ समय बीतने के बाद हम भी जीवन में अपने अपने मामलों में लौट आए। मेरे माता पिता ने विवेक से मेरी शादी इसीलिए की ताकि मैं दीदी की तरह उसके साथ खुश रह सकूं, लेकिन उसका रवैया मेरी समझ से परे था। दिन में तो वह ठीक रहते थे, लेकिन रात में दूसरे कमरे में दीदी की फ़ोटो ले जाते और उससे बातें करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका अभी तक नहीं मिला था। मैं इन्हीं ख्यालों में सो गई। फिर मैं बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे कमरे में पहुंच रही थी। मैं अंधेरे कमरे में अपने दोनों हाथों से दीदी को छूने की कोशिश में थी, पर मैं उनको छू नहीं पा रही थी। मैं थककर कहा तो दीदी रो पड़ी और कहा, तुम मुझे तभी छू सकती हो अगर मुझे इंसाफ दिला दो। मेरी बहन, तुम मुझे इंसाफ दिला सकती हो। इससे पहले कि मैं दीदी की बात समझ पाती या उनसे कुछ पूछ पाती, मेरी आंखें खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी या किसी खराबी के कारण बंद थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें गूंज रही थी। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मेरी बहन बहुत ही धार्मिक थी। वह हर वक्त भगवान की पूजा उपासना में लगी रहती थी। कभी कभी तो मैं रात में भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर उन्हें खड़ा देखती थी। अगली सुबह विवेक के बाहर जाने के बाद मैं बराबर वाले कमरे में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे में अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैं अलमारी खोली तो देखा कि कुछ खाली बोतल थी। मैंने उठाया, उल्टा कर दिया। वे शायद दीदी की दवाई थी, क्योंकि मैंने अक्सर उन्हें उनके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा
कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, इसीलिए मैंने वह बोतल रख दिए। अभी अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों में आकर गिरा। मैंने देखा कि वह नशीली दवाओं से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वह बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो विवेक बेचैन होकर घूमने लगे, जैसे उनका कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। यही दवाइयाँ मैंने दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद विवेक की आदत को छुड़ाने के लिए वह नशीली दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थी। कुछ सोच कर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि विवेक की पसंदीदा सब्जी कढ़ाई पनीर है, इसीलिए मैंने उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। इसीलिए इस बात को फॉलो करते हुए विवेक के लिए कढ़ाई पनीर बनाया। दीदी भी विवेक को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा खाना बनाया करती थी। यह दीदी ने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैं नौकरानी के साथ टेबल सेट की और हम लोगों को खाना खाना लगे। विवेक को खाना बेहद पसंद आया था। उन्होंने डटकर खाया और मेरी तारीफ भी की। वह मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए मुझे से कुछ गिफ्ट लेना चाहोगी? विवेक के इस अजीब प्रश्न पर मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सवाल से ज़्यादा उनके पूछने का तरीका निराला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने इसका जवाब कैसे दूं, तो मैं चुप ही रही। एक बार फिर विवेक ने अजीब अंदाज में अपना सवाल उठाया। सास ने मुझे किसी काम से किचन में भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि वह अपने बेटे को धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। मुझे विवेक का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें बताया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, तो फिर अपने उससे जैसे इंसान के लिए मेरा जीवन क्यों खराब किया? वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के सदमे ने उसे झकझोर कर रख दिया है और उसने अपना दुख भुलाने के लिए यह सब किया है। मैं उसे समझाऊंगी और कमरे में आकर लेट गई। मैं रात को फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी। अपने सपने में दीदी को इस तरह देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंटल थी या कुछ और। सास ने बताया था कि दीदी को दौरा पड़ा था तो अस्पताल ले गई। उस समय कुछ भी पूछने का कोई अर्थ नहीं था और उसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन अब सपने में दीदी को इस तरह देखना एक आसान बात नहीं थी। मैं अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली, जिसमें दीदी की मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह विवेक काम पर जाते ही मैं दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम को भी जांच मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। इसे अपनी आंखों से पढ़कर मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। विवेक के ऐसे ही धूप छांव वाले व्यवहार के चलते दिन बीतते गए। एक रात मैंने देखा कि जब वह दूसरे कमरे में गए तो उनके हाथ में एक नहीं 2 फ्रेम थे। एक फ्रेम तो मैं पहचान गई थी, वह दीदी की तस्वीर वाला फ्रेम था, और दूसरा शायद नया। लेकिन सस्पेंस यह था कि उसे दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की और फिर सोने का नाटक किया।
आज रात में निश्चित रूप से उस रहस्य को जान लेना चाहती थी जो मुझे अंदर तक बेचैन कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह विवेक कमरे में आए और हाथ में दीदी की तस्वीर ली। कुछ देर रुककर मुझे देखते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि मैं सो रही हूँ। इसके बाद निकल गए। मैं आंखें खोलकर उनकी पीठ की ओर देखती रही और जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोते हुए देखा था, इसीलिए कमरे का ताला बंद किए बिना दूसरे कमरे में थे। कुछ देर बाद मैं खामोश कदमों से धीरे धीरे चलकर बराबर वाले कमरे में आ गई। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई और दरवाज़ा खुल गया। मैंने कमरे में देखा तो विवेक दीदी की तस्वीर पर झुककर कुछ बातें कर रहे थे। विवेक की बातें मैं सुन सकती थी। वह फ़ोटो से बातें करते हुए कह रहे थे, मेरी प्यारी शहजादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। इतना कहकर विवेक ने अपनी गोद से एक और तस्वीर उठाई और दीदी की तस्वीर के साथ लगा दी। दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाकर वह कुछ और भी कह रहे थे। मैंने वह तस्वीर नहीं देखी, लेकिन उनके दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मीलों चल चुकी हूँ। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी थी। विवेक दीदी के पास जाने की सोच रहे थे। हो सकता है दीदी के साथ वह दूसरी तस्वीर उनकी थी। मुझे विवेक को इस हद तक पहुंचने से रोकना था। बहुत देर तक सोने के बाद मेरी आंख लग गई थी कि तभी फिर से दीदी के रोने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी थी। मैंने सपने में ही उन्हें वादा किया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराती थी। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी कि दीदी का मामला तो मैं अपने जान में निपटा दिया था। उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। फिर दोबारा दीदी सपने में क्यों आई थी? लेकिन दीदी से वादा किया था तो मुझे वैसे भी अपना वादा निभाना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। रात के किसी समय मैं उठी। उठकर मैं दूसरे कमरे में गई। विवेक अभी दूसरे कमरे में ही सोते थे। मेरे पास मेरे कमरे में नहीं सोते थे। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में आ गई। सोच विचारों में घूमकर मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह सोकर उठी तो फ्रेश होने के लिए अलमारी खोली और कपड़े निकाले और यह देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी अलमारी से वह दवाइयों वाला बैग गायब था। मुझे यकीन हो गया कि वह बैग विवेक ने ही निकाला था। मुझे विवेक को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा। विवेक को मरने से बचाना होगा। विवेक को दीदी की यादों से निकालना पड़ेगा। यही सब सोचती हुई मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर आ गई। मेरी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि मेरी सास बोली, बेटा आशा, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर में दर्द हो रहा है। उनसे पूछकर मेरी सास के बताए हुए नंबर को मैंने अपने फ़ोन में डाल दिया और अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। यह अनजाने में हुआ था, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ था। मेरी सास बात करती हुई अपने कमरे में चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई, यह सोचते हुए कि जब मम्मी की बात कर लेंगे तो खुद ही मुझे फ़ोन दे देंगे। काफ़ी देर के बाद मम्मी जी फ़ोन लेकर आई और मुझे फ़ोन देकर वापस चली गई। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर मैं विवेक के बारे में सोचने लगी। वह दीदी से कितना प्यार करते थे। दीदी की यादों को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि वह दीदी के पास जाने की सोचने लगे हैं या खुद को मारना चाहते हैं। यह सोचकर ही मैं कहाँ रुकी थी। मैं पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया।
कि कैसे विवेक के दिल से दीदी की यादों को निकाले, कैसे विवेक के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को विवेक ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक पिज्ज़ा का डिब्बा भी था। विवेक कमरे में आए और बोले, आशा, तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या तुम्हें पिज्ज़ा पसंद है? मुझे बहुत पसंद था, मैं खुश होते हुए कहा। हाँ विवेक, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। विवेक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जिसे मैं समझ ना सकी। उस मुस्कुराहट के साथ बोले, अच्छा तो यह लो, खा लो यह पिज्ज़ा। विवेक ने मेरी तरफ वह पिज्ज़ा बढ़ाया ही था कि तब भी बाहर से मेरी सास ने विवेक को आवाज़ दी। विवेक पिज्ज़ा का डिब्बा मुझे देकर बोले, जल्दी से खा लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। यह कहकर विवेक बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल देखकर खाया जाए। इसी हाथ से मैंने फ़ोन उठाया। जो एपिसोड मिस हो जाते थे मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। मिस एपिसोड की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग खोली। सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग पर ही रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास ने डॉक्टर से बात की थी। मेरे दिमाग में ख़याल आया, मेरे सास ने इतनी देर बात की क्योंकि उनके सर में तो दर्द हो रहा था। उनको सिर्फ दवाई ही तो पूछनी थी, फिर भला दवाई पूछने में इतनी देर बात करने की क्या ज़रूरत थी। ना चाहते हुए भी मैंने वह रिकॉर्डिंग खोली और उसकी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लगा था जैसे मैं अभी गिर पड़ूंगी। सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। मेरी सास डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था उसकी दूसरी शादी करवा दो, वह ठीक हो रहा है, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अपनी पहली पत्नी को ख़त्म करने के बाद अब वह अपनी दूसरी पत्नी को भी ख़त्म करने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको ना जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बेटे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर ज़ोर से हंसा था और बोला, देखिए आपका बेटा दिमागी मरीज़ है, उसे फ़ायदा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपके कहने से ही मैं आपकी पहले बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपकी और आपके बेटे की यह काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी तो ज़िंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। कल आ जाना, मेरे पास दूसरी दवाई दूंगा। धीरे धीरे आपके बेटे को फ़ायदा होने लगेगा। और हाँ, मेरी फ़ीस ज़रूर लेते आना। इतना कहकर फ़ोन काट दिया था। मैं वही सदमे की हालत में बैठी हुई थी। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। मेरी दीदी को मारा गया था, बेमौत मौत के घाट उतारा गया था। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आती थी और मुझे इंसाफ की भीख मांगती थी। अपनी दीदी को रोता देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। ज़रा कुछ होश आया तो मैं सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि विवेक इस पिज्जे को खिलाकर मुझे मारना चाहता है। ज़रूर पिज्ज़ा में कुछ मिलाया होगा। मैं जल्दी पुलिस को फ़ोन किया और अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे घर पहुंच चुकी थी। इधर विवेक, जो कि यह सोच रहा था कि मैंने पिज़्ज़ा खा लिया होगा और अब तक मैं मर चुकी होंगी, आराम से हॉल में टहल रहा था। जब अचानक उसकी नज़र पुलिस पर पड़ी तो उसके तो होश ही उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास को और विवेक को गिरफ्तार कर लिया। वह पुलिस के सामने काफ़ी सफाई दे रहे थे कि हम बेकसूर हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में वह रिकॉर्डिंग ही काफ़ी थी उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। उस घर से दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और मैं हमेशा के लिए अपनी मम्मी पापा के घर आ गई। दीदी की तस्वीर को जब हाथ में लिया तो ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही हो। मैं विवेक से तलाक ले लिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई।
मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी सी जॉब करने लग गई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी थी कि एक तलाकशुदा बेटी को कब तक अपने घर पर बैठा कर रखोगे। न जाने कितनी ही ऐसी बातें थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने एक ना सुनी थी। बेटा, ज़िंदगी बिना जीवन साथी के नहीं गुजरती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हो, तो बेझिझक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मेरे पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। एक इस मुस्कुराहट ही थी। मुझे नहीं लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जिस पर मैं विश्वास कर सकूंगी, लेकिन अगर मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। इस बार मैं आपकी क्या राय है? मुझे अपने जीवन में सच्चा प्यार नसीब होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।